हम्म, हम्म, अब हुआ। तो ये इंटरनेट के स्लो होने की वजह से ये समस्या आ रही है कि बीच बीच में ये वीडियो रुक जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो बातें अभी तक मैंने की उसको इस बार का जो ये दौर है, इससे पहले कि फिर वीडियो रुके, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं पूरा कर लूँ और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी दूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी इतने लंबे समय तक जुड़े रहना आसान नहीं होगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि इलियट के यहाँ और प्रकारांतर से आधुनिकतावादी काव्य संवेदना में पाठक या दर्शक प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं है। अधिक से अधिक एक काल्पनिक इंटेलिजेंट पाठक की होकर परिकल्पना करते हैं। उनकी रचना का समाज के लिए क्या उपयोग हो सकता है, जैसा कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, ये भी वो मानते हैं कि ये विचार रचनाकार के मन में रचना करते समय नहीं आना चाहिए। इलियट ने ये ज़रूर लिखा है, मैं चाहता था कि वो पूरा का पूरा उदाहरण आपके सामने सुनाता, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा है कि समय ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा। इलियट ने ये लिखा है कि हाँ, ये सही है कि रचना एक बार आ गई, संभव हो गई, तो फिर उसका समाज के लिए भी कोई उपयोग हो सकता है। लेकिन क्या उपयोग होगा समाज के लिए, उसकी क्या सार्थकता होगी, ये तय करना या ये सोच कर चलना रचनाकार का काम नहीं है। इसके विपरीत इस प्रकार की चिंता से उसकी शब्द साधना बाधित होती है, खंडित होती है। तो ये बात अगर आप पाठक या श्रोता के दृष्टि से इलियट के काव्य चिंतन के बारे में विचार करें तो आप रेखांकित कर सकते हैं कि पाठक उस तरह से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये प्रश्न हम लोग अपने तरफ से अपने संदर्भ में उठा सकते हैं कि क्या हमारे लिए भी पाठक महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर महत्वपूर्ण है मान लीजिए, तो फिर उस शिल्प में, उस विधान में क्या कुछ परिवर्तन भी अपेक्षित है? क्या उसका विधान बदलना पड़ेगा जिससे वो पाठक तक पहुँचे, आम पाठक तक पहुँचे, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं? लेकिन ये सब बातें फिर एक स्वतंत्र व्याख्यान का विषय है, उसमें मैं नहीं जाता। मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर एक दो बातों की ओर संकेत कर इस व्याख्यान को पूरा करना चाहता हूँ। उसमें से एक तो ये है कि काव्य भाषा के बारे में इलियट का क्या ख्याल है। ये चर्चा करनी ज़रूरी है क्योंकि व्याख्यान के शीर्षक में भी इस बात को हमने रखा था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर मैं सूत्र रूप में इलियट की काव्य भाषा विषयक जो सोच है उसके कुछ पक्षों की ओर संकेत करूँगा। अगर आप स्वच्छंदतावादी काव्य भाषा पर विचार करें तो वो एक तरह से बरसात के बहते हुए पानी के प्रवाह की तरह है, जिसमें शब्द बहते जाते हैं। आप निराला की बादल राग कविता को याद कर सकते हैं या स्वच्छंदतावाद के दौरान लिखी गई तमाम कविताओं को याद कर सकते हैं,
जिसमें शब्द एक तरह से बहते हुए प्रतीत होते हैं। अगर आप आधुनिकतावादी काव्य भाषा जिसका अनुमोदन इलियट ने किया है उस पर विचार करें तो वो जैसे उसमें एक ठहराव दिखाई पड़ता है, जैसे बारिश के बाद का समय हो जहाँ अब उस तरह का प्रवाह नहीं है, ठहराव है। और वो ठहराव तो कई बार स्फटिक जैसा है, जैसे किसी नगीने को तराश लिया गया हो। उस तरह से शब्दों का प्रयोग आपको आधुनिकतावादी कविता में मिलेगा। तराश करके जैसे उसको वहाँ पर रख दिया गया है। ये जो तराश है और उसका जो ठोस या कठोरपन है, ये इलियट की काव्य भाषा में भी दिखाई पड़ता है और उनके चिंतन में भी दिखाई पड़ता है। इस तरह की बातें इज़रा पाउंड ने भी लिखी हैं और इस दौर के दूसरे लोगों ने भी लिखी है। लेकिन उन उद्धरणों और उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। हिंदी का एक संदर्भ मैं इस प्रसंग में आपके सामने उपस्थित करता हूँ और वो संदर्भ शाही के लघु मानव वाले निबंध से है। विजय देव नारायण शाही ने संभवतः आप जानते हैं कि वो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और अंग्रेज़ी साहित्य से स्वाभाविक है कि बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। तो उन्होंने नई कविता की काव्य भाषा, छायावाद की काव्य भाषा में क्या अंतर है इसका उल्लेख किया है। लघु मानव वाला जो उनका बहुत विस्तृत और चर्चित निबंध है उसमें। और शाही लिखते हैं, मैं उनका उदाहरण पढ़ रहा हूँ। छायावादी कलाकृति मूलतः एक विस्फोट करता हुआ कला रूप है, जैसे केंद्रीय अर्थ फूटकर चारों ओर क्रमशः विलीन होता हुआ बिखर रहा हो। तीसरे दशक की कलाकृति उसे एक लहर की तरह निर्मित करती है, जिस प्रयास में महादेवी से लेकर बच्चन तक के गीत निर्मित होते हैं। नई कविता उस तरंग के रूप को एक स्ट्रक्चर में बदल देती है, जैसे हीरे का क्रिस्टल। तो स्ट्रक्चर और हीरे का क्रिस्टल, इन दो शब्दों के द्वारा शाही ने हिंदी में इलियट के काव्य भाषा चिंतन को लगभग सहज और बोधगम्य बना दिया है कि कैसे मॉडर्निस्ट पोइट्री की जो काव्य भाषा है वो रोमांटिक कविता की काव्य भाषा से भिन्न है। मॉडर्निस्ट पोइट्री की काव्य भाषा के वैशिष्ट्य को समझने की दृष्टि से कम 2 या 3 चीज़ों पर विचार करना चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। एक तो आप जानते हैं कि फ्रांसीसी प्रतीकवाद है, दूसरा बिंबवाद है और फिर तीसरा उसका जो एंग्लो अमेरिकन संबंध है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलियट स्वयं जो है अमेरिका के थे और बाद में आकर इंग्लैंड में बस गए थे, तो उसकी चर्चा करनी ज़रूरी है, लेकिन उसका मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। और ये बात ज़रूर आपके सामने मैं कहना चाहूँगा कि इलियट की जो कविताएं हैं उसमें प्रतीकवाद और बिंबवाद का गहरा संस्कार है, यद्यपि वो इससे आगे जाती हैं, यहीं तक वो बंद करके नहीं रहती हैं। लेकिन इमेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और इमेजिज्म बिंबवाद के लिए आता है, वो
और फिर उसके सहारे प्रतीक भी बनते हैं और कई बार उसके प्रतीक से भी आगे आप निकलते हैं, जो इलियड की कविताओं में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन इन सब में मुख्य चीज़ जो है वो है बिंब, कि बिंब के द्वारा आप अपनी बात कहें, जिसको पहले इलियट ने कोरिलेटिव के प्रसंग में उसकी ओर एक सूक्ष्म संकेत वहाँ से निकलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा जो है। तो ये जो बिंब क्या है और ये बिंब वाली जो भाषा है वो छायावादी कविता की भाषा से कैसे भिन्न है, इसको समझाने के लिए मैं हिंदी कविता के दो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक तो अज्ञे का है, और आप जानते हैं कि अज्ञे पर इलियट का बहुत गहरा असर रहा है। अज्ञे की एक कविता है जिसका एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बहुत चर्चित कविता है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। तो इसमें एक बिंब है और शब्दों का बहुत नपा तुला प्रयोग है। कोई भी अनावश्यक या अतिरिक्त शब्द का प्रयोग नहीं है, जिसको अपने यहाँ संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में कहा गया है कि एको शब्द सुप्रयुक्त, कि बिल्कुल सटीक एक शब्द का आप प्रयोग करें, न कम न ज़्यादा, और इस ढंग से प्रयोग हो कि उसको टस से मस न किया जा सके, उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का कोई सुझाव या प्रस्ताव न दे सके। ये लगे कि बस इन्हीं शब्दों में और इसी क्रम में ये बात कही जा सकती थी। अब जैसे अज्ञे की इस कविता पर ही अगर आप ध्यान दें और उसकी दो पंक्तियों को मैं फिर से आपको सुनाऊं तो आपको इसका एहसास होगा। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। अब इसमें आप देखिए, एक बूंद के बाद अज्ञे ने प्रयोग किया है शब्द सहसा। अब इसका पर्यायवाची दूसरा शब्द भी प्रयोग किया जा सकता था क्या? सहसा की जगह आप क्या अचानक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सहसा की जगह पर अचानक लाएंगे, वैसे ही बूंद के उछलने की जो गति और क्षिप्रता है उसका बोध समाप्त हो जाएगा, उसकी लय बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर सहसा शब्द इस तरह से आया है, उसको हटाकर या उसकी जगह को आप बदल दें, ये दोनों चीज़ें संभव नहीं है। वो वहीं रहेगा और उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आप ले आएंगे तो फिर वो बिंब जो है, उस बिंब की जो लय है वो चौपट हो जाएगी। तो ये एक बिंब है जो इन कुछ सीमित शब्दों के द्वारा कवि ने निर्मित किया है। और आप याद कीजिए कि इज़रा पाउंड ने लिखा था कि भाई ढेरों कविताएं लिखने से बेहतर है कि आप ज़िंदगी में एक कायदे का बिंब लिख दें। एक कायदे का बिंब अगर आपने बना दिया तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, बजाय इसके कि हर वर्ष आपके कविता के नए संस्करण पर संस्करण निकलते रहें। ये इज़रा पाउंड का कथन। दूसरा एक उदाहरण मैं आपके सामने इस प्रसंग में रखना चाहता हूँ, और वो उदाहरण उर्दू कविता से है। आप लोग परिचित होंगे। वो
मीर के नाम से आप लोग ज़रूर परिचित होंगे। मीर की कविता की 2 पंक्तियाँ मैं आपके सामने इस बात को समझाने के लिए पढ़ता हूँ। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, भाग तो सारा जाने है। अब यहाँ वो जैसे नगीने को तराश कर रख दिया गया हो, जिसमें कोई अफराद का शब्द नहीं है, कोई उच्छ्वास नहीं है, कोई झाग नहीं है, कोई फेन नहीं है। एक खास तरह का क्लासिसिज्म। और आप याद कीजिए कि इलियट अपने को क्लासिसिस्ट कहते थे कि काव्य के क्षेत्र में मैं क्लासिसिस्ट। तो ये जो नपा तुलापन है, तराशे गए नगीने की तरह तराशे गए शब्दों का जो प्रयोग है, वो आपको मीर तकी मीर के यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। और अगर आप उसके एक उदाहरण के रूप में समझने की दृष्टि से देखना चाहें, और इलियट की कविता में तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो एक और ख़ास चीज़ है और जिसका जिक्र करके मैं तुरंत आगे बढ़ जाता हूँ और 5 या 7 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, जो भी होगा वहीं पर ही। वो ये चीज़ है कि अगर आप ये पूछें कि भाई, और ध्यान रखें कि आगे की उस कविता का जिसको मैंने आपके सामने पढ़ा, एक बूंद सहसा उछली, कि भाई इस कविता का अर्थ क्या है, इस कविता की व्याख्या कैसे की जाए, इसका अर्थ कैसे निकाला जाए। तो इलियट ने और इज़्ज़ा, उसके सारे उदाहरण मैंने खोज करके रखे हुए थे कि उसको सुनाऊंगा, लेकिन वो सब मैं छोड़ दे रहा हूँ। इलियट ने भी लिखा है और इज़्ज़ा पाउंड ने भी लिखा है कि कविता में सिर्फ अर्थ नहीं होता है, कविता होती है। अगर कोई अर्थ की जिद करे तो आप ये कहिए कि कविता सिर्फ होती है, उसका अर्थ नहीं होता है। आप याद कीजिए कि कुछ ऐसी ही बात आई रिचर्ड्स ने भी कही थी। एक तरह से अर्थ पर जोर देने की प्रतिक्रिया स्वरूप मॉडर्निस्ट कवियों ने कहा कि कविता होती है, उसके वजूद को संभव बनाता है कवि, लेकिन उसका क्या अर्थ होता है ये पूछना ही एक सीमा के बाद बहुत वाजिब सवाल नहीं है, जिसको नींबू निचोड़ आलोचना कहा गया, कि समूची कविता को छोड़कर कोई कहे कि भाई उसका अर्थ आप बता दीजिए, तो कविता का जो वजूद है वो केवल अर्थ नहीं है। जैसे एक वृक्ष है, उसमें शाखें हैं, उसमें पत्तियां हैं, उसमें फूल है, फल भी है उसमें, और फल में रस भी है। अब अगर किसी का ध्यान सिर्फ फल के रस पर जाए और उस वृक्ष के समूचे सौंदर्य को वो तिरस्कृत कर दे, या उसकी सार्थकता ही उसके लिए व्यर्थ हो जाए, तो फिर उसको कविता का पाठक तो नहीं कहा जा सकता। कविता अपनी इस समग्रता में है, जहाँ वृक्ष भी है और वृक्ष में पत्ते भी हैं और फूल भी है और फिर फल भी है और फल में रस भी है। केवल रस या अर्थ की बात करना कविता के साथ अत्याचार है, अन्याय है। इसलिए इलियट ने और उनके साथ इज़्ज़ा पाउंड ने इस बात पर जोर दिया कि कविता से सिर्फ अर्थ की मांग नहीं की जानी चाहिए। तीसरी चीज़ जो इस प्रसंग में इन लोगों ने बहुत जोर देकर कही, वो ये है कि कविता भी एक कला है। जैसे बहुत सारी कलाएं हैं, जैसे संगीत है,
जैसे नृत्य है, जैसे चित्रकला है, वैसे ही कविता भी एक कला है। और कला बाई प्रोडक्ट नहीं होती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब उस कला में आप पारंगत होते हैं। तो यहाँ पर भी आप महसूस कर सकते हैं कि वो जो पावरफुल स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के रूप में कविता को देखने की रोमांटिक कवियों की अवधारणा थी, उसकी आलोचना है कि अगर आपको कविता करनी है तो उसके लिए आपको वैसी दक्षता और निपुणता अर्जित करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ हृदय के उद्गारों को उलट देने से कोई रचना कविता नहीं हो जाती है। ये बात भी बार बार आती है कि कविता में विचारों की क्या भूमिका। आप जानते हैं कि इलियट मानते थे कि संवेदना और विचारों का जो अलगाव हुआ वो कविता में नहीं होना चाहिए। बिंब के लिए भी वही कहते थे कि उसमें संवेदना और विचार दोनों होने चाहिए, या दोनों का अविभाज्य, दोनों की अविभाज्य एक रूपता होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि इलियट ने इस बात पर जोर दिया कि कविता में सिर्फ विचार नहीं होते, सिर्फ विचारों से कविता नहीं बनती है। इसलिए कविता से सिर्फ अर्थ निकालना और कविता का मूल्यांकन सिर्फ अर्थ या विचार के स्तर पर करना, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी, और इसीलिए इलियट ने ये कहा कि अगर विचार को अगर आप दर्शन के स्तर पर उठा दें, तब भी सिर्फ दार्शनिक विचारों से कोई कवि बड़ा कवि नहीं हो जाता है, बल्कि बेहतर तो ये है कि कवि जो हो वो दार्शनिक ना हो, जो दार्शनिक हो वो कवि ना हो। इलियट ने उदाहरण दिया कि शेक्सपियर एक अगर बड़े कवि हैं या रचनाकार हैं, इस कारण नहीं कि उनके यहाँ दार्शनिक विचार बहुत ही अव्वल दर्जे के हैं, उच्च कोटि के हैं। या दांते अगर बहुत बड़े कवि हैं तो इस कारण नहीं कि उनके यहाँ विचार बहुत श्रेष्ठ किस्म के हैं, या दार्शनिक चिंताएं उनके यहाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको बड़ा दार्शनिक माना जाए। इलियट का कहना था कि इन दोनों बड़े रचनाकारों का अगर आप दर्शन या विचार के दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे तो इनके यहाँ कोई ऐसी खास नई चीज़ नहीं मिलेगी जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये बड़े रचनाकार हैं, लेकिन वो बड़े रचनाकार हैं। इसका मतलब ये है कि कविता या कला सिर्फ दर्शन या विचारों से बड़ी नहीं होती है। उसकी उसमें भूमिका तो हो सकती है, लेकिन कविता में या कला में दर्शन और विचारों की भूमिका बहुत ही गौण है, प्रधान नहीं है। इस बात पर इलियट ने और इज़रा पाउंड ने दोनों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं समय अधिक हो जाने की चिंता से छोड़ रहा हूँ और जिनकी ओर मैं सिर्फ संकेत कर देता हूँ कि इलियट के यहाँ कविता और काव्य भाषा को लेकर के जो चिंतन है उसको कम से कम 9 बिंदुओं पर उस पर विचार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। एक तो ये जिसका हम लोगों ने जिक्र भी किया कि स्वच्छंदतावादी काव्य परंपरा की आलोचना कैसे की जाए और एक नए ढंग की काव्य भाषा और काव्य संवेदना का विचार कैसे संभव किया जाए। दूसरा ये कि आधुनिकतावादी कविता की काव्य भाषा कैसी हो, उसमें बिंब, प्रतीक और संगीत की क्या भूमिका हो। अब संगीत भी अपने आप में इलियट के चिंतन में इस तरह से आता है, उस पर उन्होंने लिखा है कि उस पर भी स्वतंत्र रूप से एक अलग व्याख्यान में संभवतः चर्चा की जानी चाहिए, इसलिए उसको भी छोड़ता हूँ। कविता और दर्शन की बात जिसका मैंने संकेत किया दांते और शेक्सपियर के माध्यम से। एक और चीज़ जिसका थोड़ा सा विस्तार में जिसकी हम लोग चर्चा कर सके, कविता
और उसका जो पाठक है या श्रोता है उसका क्या संबंध हो, लोकप्रिय और श्रेष्ठ काव्य या कला का क्या संबंध हो। ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है जो इलियट के यहाँ आता है। इलियट कविता की समग्र संरचना पर जोर देते हैं, तो कविता की ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पर जोर देते हैं, और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में सिर्फ अर्थ ही नहीं है। इलियट ने कविता और नैतिकता के संबंध को नए ढंग से व्याख्यायित किया है, जो पुराने ढंग से काफ़ी अलग है, जिसका संक्षेप में सूत्र रूप में थोड़ा सा जिक्र मैंने अपने व्याख्यान में किया है। कविता और सौंदर्य बोध का क्या संबंध है, ये भी इलियट के काव्य विषयक चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और अंत में जिसका थोड़ा सा हम लोग उल्लेख कर पाए कि एक साधक के रूप में कवि या कलाकार की परिकल्पना, प्रचारक या सुधारक के रूप में नहीं, समाज सेवी के रूप में नहीं, वो एक अलग भूमिका है। और आप देखें तो उसका भी एक संदर्भ या औचित्य है। अपने यहाँ तो तुलसीदास ने भी अपनी कविता को स्वांतः सुखाय ही कहा है। और एक स्तर पर यह समझा भी जा सकता है कि आपकी कला या आपकी रचना आपको ही पसंद ना आए, आपको ही सुख ना मिले तो दूसरे को क्या मिलेगा उसमें। तो स्वांतः सुखाय कहने का मतलब ये नहीं है कि समाज निरपेक्ष, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि कवि और पाठक या श्रोता के संबंध की एक नए स्तर पर नए ढंग से परिकल्पना, उसके लिए भी समय नहीं है, इसलिए उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। इलियट ने एक बात जिसको छोड़ने का लोभ मैं नहीं संवरण कर पा रहा और जिसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और अंत में जैसे मैंने प्रारंभ में आपको कुछ सुनाया था, वैसे ही वो एक जो श्लोक मैंने सुनाया था आपको, वो इसलिए सुनाया था कि उसका संदर्भ इलियट के संगीत और कविता के संबंध की चर्चा के दौरान मैं करूंगा, लेकिन वो अब संभव नहीं हो रहा, इसलिए उसको मैं छोड़ रहा हूँ। इलियट ने एक बहुत अच्छी और काम की बात कही है, जिसका संबंध न केवल उस दौर से बनता है, मुझे तो लगता है कि आज के लिए भी, आज के संदर्भ के लिए भी, आज के समकालीन हिंदी संदर्भ के लिए भी, हिंदी कविता के संदर्भ के लिए भी वो चीज़ उतनी ही ज़रूरी है या महत्वपूर्ण है। वो ये है कि काव्य कला और मुक्त छंद का क्या संबंध है, इस पर विचार करें हम। तो इलियट ने एक जगह पर लिखा है, और वो काव्य कला के बारे में या मुक्त छंद के बारे में इलियट की क्या सोच थी, उसको आप उसके माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि हिंदी की जो कविता है उस पर ये बात, समकालीन कविता जो है उस पर ये बात किस तरह से, किस सीमा तक लागू होती है या नहीं लागू होती है। ये कथन इलियट का मुक्त छंद के बारे में है। इलियट लिखते हैं और मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि जो व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है उसके लिए कोई भी छंद मुक्त छंद नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है उसके लिए कोई भी छंद मुक्त छंद नहीं है। मुक्त छंद के नाम पर भारी मात्रा में निकृष्ट गद्य लिखा गया है। कोई निकृष्ट कवि ही रूप से मुक्ति के रूप में
मुक्त छंद का स्वागत कर सकता है। यह एक मृत रूप के प्रति यह एक मृत रूप के प्रति विद्रोह था और नए रूप अथवा रूप के नवीकरण की तैयारी थी। इसमें बाह्य अन्वित के बरक्स, जो हर कविता में प्रायः एक जैसी होती है, आंतरिक अन्विति पर बल था, जो हर कविता की अपनी विशेषता होती है। अब इस उद्धरण की ही व्याख्या पर आधा घंटा दिया जा सकता है, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। एलियट ने यह भी कहा कि किसी भी कविता की सार्थकता का बोध उस सभ्यता की परंपरा का जो समग्र ज्ञान है, उसके सम्मुख विनत समर्पण से आता है। अब ये उद्धरण भी मैंने नोट कर रखा था, लेकिन अब आपके सामने इसको मैं नहीं ला रहा हूँ। आप इस उद्धरण के प्रसंग में वात्स्यायन जी की असाध्य वीणा को याद कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस एक गीत के साथ इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहता हूँ, एक कविता के साथ इस व्याख्यान को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, वो विजय देव नारायण शाही की कविता है और उसका एक थोड़ा सा अंश मैं आपके सामने रखूँगा, है ना। ये कविता है विजय देव नारायण शाही की, और इससे भी परंपरा और परंपरा से कवि के संबंध का बोध होता है, और ये पता चलता है कि परंपरा से जुड़कर कैसे कविता की ध्वन्यात्मकता बढ़ जाती है, वो इकहरी नहीं रह जाती है। शाही की कविता है और उसका एक अंश मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूँ। वे बाजार में लुकाठी लिए खड़े हैं, वे बाजार में लुकाठी लिए खड़े हैं, मेरा घर भी जलाते हैं और मुझे साध भी पकड़ कर ले जाते हैं। अब वे बाजार में लुकाठी लिए खड़े हैं, मेरा घर भी जलाते हैं और मुझे साध भी पकड़ ले आते हैं। अब वे बाजार लूटते हैं और रमैया के जोरू की इज्जत भी, नर भी, नारी भी, देवता भी, राक्षस भी, उन्होंने हाहाकार मचा दिया है। अब मैंने जो प्रेम का घर बसाया था, ठीक उसके सामने उन्होंने मेरा सिर उतारा और भूमि पर रख दिया। फिर मेरे घर में बैठ गए जैसे यह उनकी खाला का घर हो। अब सबसे भली ये चक्की है जिसके द्वारा संसार पीस खाता है। क्या सचमुच सबसे भली ये चक्की है जिसके दो पाटों के बीच कोई साबुत नहीं बचता है। तो कैसे कोई समकालीन रचनाकार अपनी पूर्व परंपरा से संपृक्त होकर अपनी कविता की एक वचनता को बहुलता में रूपांतरित कर देता है, और वो परंपरा की आवाज़ें भी उसकी कविता में सुनाई पड़ने लगती हैं। उसका एक उदाहरण शाही की ये कविता है। बांग्ला में आप इस प्रसंग में टैगोर को याद कर सकते हैं, यद्यपि वो रोमांटिक कवि हैं, जिनके यहाँ कालिदास से लेकर कबीर तक की गूंजें आपको सुनाई पड़ती हैं।
तो ये, और जिसको इलियट ने एल्यूजन कहा था, एल्यूजन के एक दृष्टांत के रूप में मुझे लगा था कि विजय देव नारायण शाही की इस कविता से मैं समाप्त करूंगा, और इसके लिए कबीर से उपयुक्त कोई और कौन हो सकता है, जो एक तरह से इलियट की उस बात को प्रमाणित करते हैं जहां इलियट ने कहा कि पाठक या श्रोता किसी भी रचना का अपने ढंग से अर्थ और व्याख्या कर सकता है, और कई बार उसकी व्याख्या रचनाकार की व्याख्या से भी ज़्यादा अच्छी होती है। कबीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर क्षेत्र में और हर युग में लोगों ने, कबीर के पाठकों ने, श्रोताओं ने अपने अपने कबीर रचे, और गायकों ने कबीर को गाया भी। बहुत लोगों ने गाया है, लेकिन मैं कुछ ऐसा आपको सुनाऊंगा, पूरा नहीं, 2 या 3 मिनट, यूट्यूब पर ये उपलब्ध है, उसको आप सुन सकते हैं, जिसके साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करूंगा। तो आप भी सुनिए।
तो इसी के साथ समाप्त। धन्यवाद। हाँ हाँ, लाइव था।